बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका सर ज़िशान हैदर, एफएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 13। और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 13 का लास्ट लेसन, जिसका नाम है यूज़ ऑफ क्लोरीन इन वाटर प्योरीफिकेशन। पानी की सफाई, प्योरीफिकेशन किसे कहते हैं? सफाई। पानी की सफाई के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल। जी हाँ दोस्तों, क्लोरीन इंतहाई अहम है पानी की सफाई के लिए। आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो क्लोरीन गैस है ना, ये पॉइजनस है। पॉइजनस मतलब ये जहरीली गैस है। हाँ, ये पॉइजनस है, मगर वेरी स्मॉल अमाउंट में, वेरी स्मॉल अमाउंट में मतलब बहुत थोड़ी मिकदार में हमारी बॉडी को इसकी ज़रूरत होती है। वेरी स्मॉल अमाउंट वी नीडेड, हमें इसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। और वेरी स्मॉल अमाउंट में ये हमारे लिए ख़तरनाक नहीं है इंसान के लिए। क्लोराइड आयन की सूरत में, ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि बहुत थोड़ी मिकदार में इंसान की बॉडी को क्लोरीन की आवश्यकता है, क्लोरीन की ज़रूरत है। अच्छा, मगर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बट फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए दैट इज़ वेरी डेंजरस। जी हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए ये वेरी डेंजरस है, वेरी डेंजरस। वेरी स्मॉल अमाउंट में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये किल कर देती है क्लोरीन, बहुत ख़तरनाक है उनके लिए। ओके, तो इसीलिए क्लोरीन को हम एज डिसइंफेक्टेंट के तौर पर, डिसइंफेक्टेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। डिसइंफेक्टेंट क्या कहते हैं? जरासीम कश, कातिल, जरासीमों का कातिल है ये। जरासीम कश है, उर्दू में लिख देता हूँ, जरासीम कश माने वो वाला नहीं, सूटा। जरासीम कश मतलब जरासीम को मारने वाला, जरासीम को मार देने वाला। डिसइंफेक्टेंट के तौर पर हम इसे इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है ना, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स, वहाँ पर और स्विमिंग पूल में पानी की डिसइंफेक्शन के लिए हम किसको इस्तेमाल करते हैं? क्लोरीन को इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कहाँ पर क्लोरीन की ज़्यादा मिकदार चाहिए, फिल्टर प्लांट में या स्विमिंग पूल में? तो जाहिर सी बात है, स्विमिंग पूल में ज़्यादा मिकदार में क्लोरीन यूज़ होती है, और वाटर प्लांट में यानी फिल्टर प्लांट में थोड़ी सी कम जो है वो क्लोरीन इस्तेमाल होती है। क्यों? क्योंकि जो पानी पीने के लिए साफ़ किया जा रहा है उसमें बैक्टीरिया वायरसेस बहुत कम हैं, इतने ज़्यादा नहीं हैं। जो स्विमिंग पूल का पानी है उसमें तो बैक्टीरिया वायरस की मिकदार ज़्यादा होती है, तो उसमें क्लोरीन की मिकदार भी ज़्यादा छोड़ी जाती है, और वो पानी भी बहुत ज़्यादा होता है, और हर ऐरा गैरा उसमें नहा रहा है। बच्चे आते हैं, डुबकी लगाते हैं, आपको पता है क्या हाल होता है स्विमिंग पूल में। आप गर्मियों में नहाते होते हैं, अल्लाह माफ़ करे, बस वैसे नहीं नहाना चाहिए स्विमिंग पूल में। आपको अगर इतना भी शौक़ है तो आप ट्यूबवेल पे नहाएं, स्विमिंग पूल में नहीं, या फ्रेश वाटर नहर में। और अगर आप तैराकी जानते हैं तो फिर नहर में नहाएं, वरना तो आप डूब जाएंगे हैं। तो प्यारे बच्चे, अब हम आगे चलेंगे। आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि क्लोरीन ऐसा क्या करता है कि पानी में वो डिसइंफेक्टेंट के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, जरासीमों को मारने वाला? प्यारे बेटे, क्लोरीन जो है वो गैस है। जैसे ही हम इसको पानी के अंदर डालते हैं ना, तो पानी जो कि लिक्विड है, इसके साथ क्लोरीन का रिएक्शन होता है, जिसको हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। ये हाइड्रोलाइसिस का रिएक्शन है। हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें क्लोरीन भी डिकम्पोज हो जाएगा और पानी बजाते खुद भी डिकम्पोज हो जाएगा। तो जैसे ही क्लोरीन का पानी के साथ रिएक्शन होता है तो एक चीज़ बनती है HCl, एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और दूसरा बनता है HOCl, ठीक है, HOClAQ। अब मेरी बात सुने, इसमें ये जो HOCl है ना, इसका क्या नाम है? HOCl को बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड, या इसका एक और नाम भी हमारी बुक में मौजूद है, क्लोरिक 1 एसिड। ये छोटी ब्रैकेट में आपने रोमन में
ये वाला 1 लिखना है, क्लोरिक 1 एसिड। सर ये 1 का क्या मतलब है, वो मैं आपको समझाता हूँ कि इस HOCl में ये जो 1 लिखा हुआ है ये ऑक्सीडेशन स्टेट होती है हेलोजन एटम की। तो इधर हेलोजन एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1 है। उसकी खास वजह इसलिए कि हाइड्रोजन पर भी +1 का चार्ज है और ऑक्सीजन पर होता है -2 का चार्ज। तो अब देखो बैलेंसिंग हो गई, हाइड्रोजन पर +1 का चार्ज, ऑक्सीजन पे -2 का चार्ज, क्लोरीन पे +1 +1 +2 और ऑक्सीजन -2 बराबरियां हो गई। तो इसलिए इसे क्लोरिक 1 एसिड भी कह सकते हैं। आप इसे हाइपोक्लोरस एसिड का नाम भी दे सकते हैं। अच्छा, ये जो हाइपोक्लोरस एसिड है ये एक वीक एसिड है, आपने याद रखना है। वीक एसिड होने की वजह से ये थोड़ा बहुत पानी में क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है। जब ये पानी में आयोनाइज होगा तो ये बनाएगा हाइड्रोजन आयन और OCl-1, ये OCl-1, ये तो हाइड्रोजन आयन है। ये क्या है, इसके भी 2 नाम हैं। पहला इसका नाम है हाइपोक्लोराइट आयन और दूसरा इसका नाम है क्लोरेट 1 आयन। मैं समझाता हूँ कैसे, फिर बेटे मैं समझाता हूँ कैसे। प्यारे बेटे देखें, ये जो एसिड है ना, इसका जो OUS एसिड है इसको आपने हटा देना है। OUS एसिड की जगह आपने ITE आयन लगा देना है। मतलब हाइपोक्लोरस एसिड में इसको चेंज करना है हाइपोक्लोराइट आयन में, यानी कि OUS एसिड को हटाकर ITE आयन लगा दिया। और सेम ऐसे ही क्लोरिक में IC एसिड को हटाकर इक इसको हटाकर क्लोरेट ATE आयन लगा देना है। बस ये चेंज लाए हैं हम। अच्छा जनाब, अब ये जो 2 चीज़ें हैं, एक HOCl और दूसरा है OCl-1, ये दोनों कहलाती हैं एक्टिव स्पीशीज़। मतलब ये दोनों हैं जो क्या करती हैं, पानी को डिसइंफेक्ट करने में अपना किरदार अदा करती हैं। तो ये दोनों एक्टिव स्पीशीज़ क्या करती हैं, ये दोनों एक्टिव स्पीशीज़ करती हैं क्या, ये बैक्टीरिया या फिर वायरस या फिर प्रोटोजोआ, छोटे जानदार प्रोटोजोआ यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनको ये किल करते हैं। दोनों उनको किल करते हैं। ये हाइपोक्लोरस एसिड भी और हाइपोक्लोराइट आयन भी, ये इनको मार देते हैं। जब ये मर जाते हैं तो पानी डिसइंफेक्टेड हो जाता है, पानी से जरासीम ख़त्म हो जाते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे मारते हैं, यानी बैक्टीरिया को कैसे किल करते हैं या वायरस को कैसे मारते हैं। तो उससे पहले हमें ये देखना होगा कि इन दोनों में से ज़्यादा एक्टिव कौन है। ज़्यादा एक्टिव जो है मेरे बेटे वो ये हाइपोक्लोरस एसिड होता है। ये हाइपोक्लोराइट आयन से ज़्यादा ताकतवर है। क्यों ज़्यादा ताकतवर है, क्यों ज़्यादा इफेक्टिव है? बिकॉज दैट इज़ न्यूट्रल। ये न्यूट्रल एसिड है, ठीक है, यानी इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, नो चार्ज होने की वजह से ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। क्यों ज़्यादा इफ़ेक्टिव है मैं आपको वजह बताता हूँ। देखें, हमारे पास फ़र्ज़ करो ये एक बैक्टीरिया का सेल है, उसके सेंटर में होता है न्यूक्लियर मटेरियल, बाहर सेल मेम्ब्रेन होती है और सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो है ना जनाब वो सेल वाल होती है। ये सारे बच्चे जानते हैं जो लोग बायो पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते उन्हें भी पता है बैक्टीरिया क्या बला है। बैक्टीरिया छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर और भी राइबोसोम भी होता है, कुछ और ऑर्गेनेलीज भी इसमें पाए जाते हैं। ये आप सेल थ्योरी वाले चैप्टर में बायो में पढ़ के आए हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो पूरा सेल है, किसका सेल है? बैक्टीरिया का, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये। इसके अंदर मेन जो चीज़ें हैं वो है प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन होती है और इसमें लिपिड्स भी होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। प्रोटीन और लिपिड्स तो मेन चीज़ है ना किसी भी सेल की। और इसके अलावा इसके अंदर जनाबे वाला एंजाइम्स भी होते हैं, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल होते हैं, जो पूरी मेटाबॉलिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करा रहे होते हैं। तो ये जो HOCl है जिस पर कोई चार्ज नहीं है, ये बड़ी आसानी से इस सेल वाल के अंदर और फिर सेल मेम्ब्रेन के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, इसके अंदर ये घुस जाता है, ठीक है, घुस जाता है, आराम से घुस सकता है। अगर हम इसके नतीजे में
OCl-1 की बात करें तो ये भी घुसता है, मगर ये मुश्किल से घुसता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज की वजह से ये आसानी से अंदर दाखिल नहीं हो सकता, इसको रुकावट का सामना करना पड़ता है चार्ज की वजह से। इसे सेल वाल या सेल मेम्ब्रेन में मौजूद कोई चार्ज के पार्टिकल इसको कैच कर सकते हैं, इसको पकड़ सकते हैं, इसको रोक सकते हैं। इसके ऊपर तो कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए ये बड़ी आसानी से पेनिट्रेट कर जाएगा, घुस जाएगा। जैसे ही ये HOCl अंदर दाखिल होगा, ये अंदर जाकर क्या करेगा मैं आपको बताऊं। ये एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है ये दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है। कौन कौन? HClO। सर जी HClO, ये तो आपने पहले लिखा था HOCl। नहीं भाई, ऐसे भी लिख सकते हैं, उस तरह भी लिख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। तो ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये क्या करता है? ये जाकर प्रोटीन, लिपिड या एंजाइम्स तीनों की ऑक्सीडेशन कर देता है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है तबाही, इनको ख़त्म कर देता है, इनको तबाह कर देता है। मतलब ये प्रोटीन को ऑक्सीडाइज करता है, लिपिड्स को ऑक्सीडाइज करता है। देखो हम बूढ़े हो रहे होते हैं वक्त के साथ। हम बूढ़े क्यों हो रहे होते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी ऑक्सीडाइज हो रही होती है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ख़ात्मा, गलना सड़ना, किसी भी चीज़ का ख़त्म हो जाना। अगर हम एंटीऑक्सीडेंट यूज़ करते रहे तो हम जल्दी बूढ़े नहीं होंगे। 2-3 दिन पहले मेरी बेटी बीमार थी तो मैं उसे हॉस्पिटल ले गया, तो मुल्तान में। वहाँ पे एक डॉक्टर जिससे हम उसका इलाज कराने गए, उसकी उम्र थी 76 ईयर और उसके चेहरे पे एक भी झुर्री नहीं थी। वो डॉक्टर देखें 76 ईयर है और मेरी उम्र 30 साल हो गई है, तो मेरे माथे पे झुर्रियाँ आना शुरू हो चुकी हैं। तो देखें, हम लोग अपना ख्याल नहीं रखते, हम एंटीऑक्सीडेंट से बड़े दूर हैं। एंटीऑक्सीडेंट कहाँ होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट सब्जियों में होते हैं और फलों में होते हैं। हम लोग कच्ची सब्जियां खाते नहीं हैं, हमें गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर ये चीज़ें खानी चाहिए। अपनी ग़िज़ा का हिस्सा, खीरा, हमें अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाना चाहिए इन्हें, और हम नहीं खाते। तो इसलिए हम जल्दी वक्त के साथ साथ क्या हो रहे हैं? बूढ़े। हमारी बॉडी के सेल्स ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन से बचाएं। ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू खात्मा, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज, प्रोटीन ऑक्सीडाइज हो गई तो सेल में बचता ही क्या है? प्रोटीन नहीं है तो सेल भी नहीं है, क्योंकि प्रोटीन मेन चीज़ है। सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन की बनी हुई है, लिपिड्स की बनी हुई है। सेल मेम्ब्रेन भी ख़त्म हो सकती है और अंदर के राइबोसोम भी ख़त्म हो सकते हैं, ऑर्गेनेली भी ख़त्म हो सकते हैं। जैसे ही सेल के कंपोनेंट की डेथ होगी, वो ऑक्सीडाइज होंगे, सेल भी मर जाएगा और बैक्टीरिया का खात्मा हो जाएगा। ठीक हो गया। और इसके अलावा जो एंजाइम्स होते हैं, आपको पता है बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं, ये जाकर HOCl एंजाइम को या तो इनहिबिट कर देता है, यानी उसको काम करने से रोक देता है, या फिर उनको भी ऑक्सीडाइज कर देता है। इनहिबिट हो जाएं या ऑक्सीडाइज हो जाएं, दोनों केसेस में वो काम करना तो छोड़ ही जाएंगे ना एंजाइम। तो एक लम्हे के लिए अगर किसी सेल के अंदर एंजाइम काम करना छोड़ जाएं तो सेल के अंदर तमाम मेटाबॉलिकल एक्टिविटी रुक जाती है और सेल की डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से जो है ये HOCl अपना काम करता है। ठीक हो गया। ये भी ऐसे ही काम करता है OCl-1, मगर ये थोड़ा सा लेस इफेक्टिव है, ये ज़्यादा इफेक्टिव है। ओके हो गया जी सर, ओके हो गया। अब ज़रा आगे चलिए मेरे प्यारे बेटे, कुछ फैक्टर्स हैं जो इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। फैक्टर्स फॉर डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ क्लोरीन। पहला फैक्टर है pH। pH का बहुत बड़ा किरदार है। मेरी बात सुने, अगर pH 6.5 से 7 के दरमियान हो, मतलब न्यूट्रल और न्यूट्रल से पीछे एसिडिक कंडीशन में अगर pH हो ना, तो HOCl जो है दैट इज़ एक्टिव एजेंट, तो ये काम करता है एक्टिव एजेंट, और ये बड़ा ज़बरदस्त एक्टिव एजेंट है। ये OCl-1 से ज़्यादा एक्टिव है और ये परफॉर्मेंस अपनी दे रहा होता है इस pH। अगर पानी की pH 7 है और 7 से कम रखी हुई है, तो जो मेन एक्टिव किलिंग स्पीशी है वो HOCl ही होगा। और अगर जो है हम लोग pH जनाबे वाला हाई कर देते हैं, कहाँ? हायर देन 7, अगर हम 7 से ज़्यादा कर देते हैं, pH को बढ़ा देते हैं, तो फिर क्या होगा? फिर OCl-1 हाइपोक्लोराइट आयन जो है दैट विल बी एक्टिव एजेंट। तो फिर ये काम करेगा, ऊपर वाला एसिड काम करना छोड़ जाएगा, ये वाला एसिड काम करना छोड़ जाएगा, ये काम करेगा। क्यों? क्योंकि ये कम होना शुरू हो जाएगा, इसकी मिकदार में कमी आती जाएगी, इसकी मिकदार में इजाफा होता जाएगा। इसलिए फिर ये वाला परफॉर्मेंस करेगा अपनी, ऊपर वाला होगा ही नहीं तो वो कैसे परफॉर्मेंस करेगा? तो अगर आप चाहते हैं कि जल्दी से
और अच्छे अंदाज में डिसइंफेक्टेंट हो जाए पानी की, तो फिर आप उसकी पीएच 7 या 7 से कम ही रखें, एसिडिक हालत में रखें या न्यूट्रल तक रखें, न्यूट्रल से आगे बेसिक कंडीशन में ना जाने दें। ठीक है सर, आप इसकी रीज़न बता सकते हैं? जी मैं बिल्कुल बता सकता हूँ। अगर पीएच 7 हो तो उसमें ना कोई बेस आ जाएगा, और बेस जो है, बेस में OH नेगेटिव होता है। तो आपको पता है, हमने अभी रिएक्शन पढ़ा, HOCl कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन आयन प्लस OCl -1। देखें, अब अगर pH 7 से ज़्यादा है तो OH आयन की कंसंट्रेशन होगी, OH आयन मौजूद होंगे हायर pH पर 7 से। तो OH आयन को ख़त्म करने के लिए ये वाला हाइड्रोजन आयन OH आयन से रिएक्शन करता जाएगा। जब हाइड्रोजन आयन OH से रिएक्शन करता जाएगा तो हाइड्रोजन आयन जो है वो कम होते जाएंगे। तो हाइड्रोजन आयन की मिकदार को बढ़ाने के लिए ये वाला रिएक्शन आगे की सिमत में चल पड़ेगा, और HOCl टूटते जाएंगे ताकि हाइड्रोजन आयन बनते जाएं और OH के साथ रिएक्ट करते जाएं। जब HOCl ये एसिड टूटते जाएंगे, आयोनाइज होते जाएंगे, तो मैक्सिमम क्या बनता रहेगा? OCl -1 बनता रहेगा। इसलिए हायर देन 7 pH पर OCl -1 यानी हाइपोक्लोराइट आयन जो है वो ज़्यादा मौजूद होते हैं और यही अपना रोल प्ले करते हैं। और अगर एसिडिक कंडीशन में pH होगी, मतलब 7 से कम होगी, तो हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे। जब हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे तो OCl -1 हाइड्रोजन आयन से रिएक्ट करके रिएक्शन को पीछे ले जाएंगे और ये ज़्यादा बनेंगे, तो फिर ये एज एन एक्टिव एजेंट के तौर पर काम करेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट दूसरा फैक्टर क्या है? दूसरा फैक्टर है क्लोरीन डोज। क्लोरीन की डोज मतलब कि कितनी मिकदार में आपने क्लोरीन देनी है, ये तो मेजरमेंट पे डिपेंड करता है ना। पानी कितना है और उस पानी में बैक्टीरिया की कितनी अफजाइश हो चुकी है, कितने उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो जितने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे या जितना ज़्यादा पानी होगा उतनी ज़्यादा मिकदार में क्लोरीन दी जाएगी। अगर क्लोरीन की डोज कम देंगे तो फिर क्या होगा, वो सही तरह से बैक्टीरिया जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। तो इसलिए डोज का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वैसे हर चीज़ में डोज का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद तीसरा जो आखिरी फैक्टर है दैट इज़ कॉन्टैक्ट टाइम। कॉन्टैक्ट टाइम का मतलब है कि कितने वक्त के लिए क्लोरीन पानी में चलती रही या मौजूद रही। तो जितना ज़्यादा बैक्टीरिया होंगे उतना ज़्यादा टाइम के लिए क्लोरीन को पानी में छोड़ा जाएगा। तो टाइम भी डिपेंड करता है। सही हो गया। अच्छा, मैं यहाँ पर एक अर्ज़ कर दूँ, ये जो फ़िल्टर प्लांट से हम लोग पानी पीते हैं, कभी कभी वो हमें ज़्यादा मीठा लगता है, थोड़ा अजीब सा जायका। तो वो पता है क्यों होता है? वो क्लोरीन की वजह से होता है, और ये क्लोरीन बड़ी ख़तरनाक है इंसान के लिए। हाँ जी, उस पानी में भी इसके असरात होते हैं। हाँ जी, और याद रखें कार्सिनोजेनिक एलिमेंट है ये, इससे बचना चाहिए। तो फिर सर हम क्या करें? पानी को उबाल के पीना चाहिए। पानी उबाल के पिएं। मुश्किल से हम भर आते हैं तो उबालता कौन है घर में? जिस तरह हमें भरने में प्रॉब्लम है उसी तरह उबालने वालों को भी प्रॉब्लम है। तो इसका बेहतरीन तरीका ये है कि जो 600 फुट के बोर हैं घरों में, मुख्तलिफ़ लोगों ने पानी के फ़िल्टर प्लांट अपने ज़ाती लगाए हुए हैं, जिनमें वो ज़मीन से पानी निकाल के आवाम को फ़ी सबीलिल्लाह प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ से भरना चाहिए। वो ज़बरदस्त पानी होता है। ठीक हो गया। ओके मेरे बेटे, अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड 3 क्विक चेक हैं जिनको ज़रा देख लेते हैं। पहला क्विक चेक है कि वाई HOCl इज़ मोर इफेक्टिव डिसइंफेक्टेंट देन OCl -1 टू किल बैक्टीरिया इन वाटर। वो मैंने बताया कि HOCl जो है ये ज़्यादा एक्टिव है। इसकी रीज़न क्या है? आप कहाँ से लिखेंगे इसका आंसर? आप इसका आंसर लिखेंगे पेज नंबर 293 पर। ये पैराग्राफ है डिसइंफेक्शन एक्टिविटी। डिसइंफेक्शन एक्टिविटी, ये वाला पैराग्राफ, ठीक है, कि HOCl एंड HOCl इफेक्टिव एंड HOCl इज़ मोर इफेक्टिव ड्यू टू न्यूट्रल चार्ज की वजह से। द न्यूट्रल चार्ज ऑफ HOCl अलो टू पेनिट्रेट द सेल वॉल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ईजिली। यहाँ तक लिख दें, ईजिली तक काफ़ी है। पूरा लिखना चाहें बहुत अच्छी बात है, पूरा ये पैराग्राफ। ओके नेक्स्ट, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन देखें। व्हाट आर द फैक्टर दैट अफेक्टिंग डिसइंफेक्शन ऑफ बैक्टीरिया इन वाटर? फैक्टर 3 हैं यही वाले, ये जो हमने 293 पेज पर pH है, उसके बाद क्लोरीन डोज और कॉन्टैक्ट टाइम, ये तीनों आपने नाम भी लिखने हैं और थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी है, व्हाट आर द प्राइमरी एक्टिव स्पीशीज इन द क्लोरीनेशन ऑफ वाटर? गिव इक्वेशन दैट शो देयर फॉर्मेशन। तो इसका आंसर लिखने के लिए आप लोगों ने बेसिकली क्या करना है? आप लोगों ने
ये क्लोरीन एडिशन टू वाटर, ये वाला पूरा पैराग्राफ और ये इक्वेशन भी लिख देना है, यानी ऊपर वाली 2 लाइनें, नीचे वाली 2 लाइनें और सेंटर वाली इक्वेशन ये भी लिख देनी है। और बेहतर है कि साथ में जो है आप ये वाली इक्वेशन भी लिख लें, ऐड कर लें तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर यूँ नहीं लिखना चाहते तो आप सिंपल इनके फार्मूले और नाम लिख लें, मतलब पहले ये इक्वेशन लिख लें, फिर ये वाली इक्वेशन लिख लें, फिर इसका नाम लिखें ये वाला, और फिर इसका नाम लिखें ये वाला, क्योंकि एक ये प्राइमरली एक्टिव स्पीशी है और एक ये प्राइमरली एक्टिव स्पीशी है। ओके, आखिरी बात आज के लेक्चर की मैं जनाब को बताना चाहता हूँ कि आपने कहा था कि सर जी वायरसेस को भी ये किल कर देते हैं। वायरस तो है ही मुर्दा चीज़, वायरस तो जिंदा है नहीं। हाँ, वायरस में डीएनए और आरएनए होता है, ये HOCl क्या करता है, डीएनए और आरएनए को भी ऑक्सीडाइज कर देता है, इतनी पावरफुल है। जी हाँ, जब डीएनए और आरएनए ही नहीं रहेंगे तो रेप्लिकेशन नहीं होगी और वायरसेस बनेंगे नहीं। ठीक हो गया, तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट हम कल इसकी एक्सरसाइज पे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।